हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अपक्रिया। तो बच्चों, ये विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? इससे पहले वाले वीडियो में हम योगशील और अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन अपक्रिया को पढ़ने से पहले अपन इसको थोड़ा समझेंगे। देखो बच्चों, एक अपक्रिया है कि Zn प्लस H2SO4 इजिकल टू, ठीक है बच्चों। अब इस अपक्रिया में क्या होगा कि ये Zn तत्व है या ये परमाणु है, वो क्या करेगा, इस यौगिक में से, इसे H2SO4 एक यौगिक है जो कि कई तत्वों से मिलकर बना है, या इसे अपकारक भी कह सकते हैं। इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो Zn प्लस H2SO4, तो ये Zn है वो इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, जिससे बन जाएगा ZnSO4 प्लस, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों, ये अपक्रिया जो होती है वो विस्थापन अपक्रिया होती है। इसे कैसे लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ये क्या है, एक तत्व है, ये एक तत्व है, या इसको अपन अणु बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, ठीक है। वो दूसरे अपकारक, ये क्या है, ये भी अपकारक है, उसमें से दूसरे परमाणु या अणु को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं बच्चों विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे, जब कोई तत्व कह लो, या इसे परमाणु कह लो, ठीक है। ये तत्व भी है, Zn एक तत्व है, ये परमाणु भी है। दूसरे तत्व को या परमाणु को, दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से, दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, ठीक है बच्चों। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो इसकी खासियत ये होती है कि एक तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व को हटा देता है, दूसरे अपकारक में से या यौगिक में से, और उसका स्थान खुद ले लेता है। Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। इसके पीछे रीजन ये बच्चों, ये Zn अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अगर हम यहाँ ले लें बाहर तो वो Zn को नहीं हटा सकता, Zn हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2, ये एक विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक और अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। यहां तो क्या हुआ कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटा दिया और उसका स्थान इसने खुद ले लिया। लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, देखो बच्चों, एक अपक्रिया लिखता हूं मैं, AgNO3 प्लस KCl इजिकल टू। अब क्या हुआ बच्चों, इस अपक्रिया में दो परमाणु हैं, एक तो Ag और एक पोटेशियम।
तो यहाँ क्या करेगा, ये Ag जो है वो तो पोटेशियम के स्थान पर आ जाएगा और जो पोटेशियम है वो Ag के स्थान पर चला जाएगा। यहाँ पर इन्होंने अपने स्थान की अदला बदली कर ली। तो अगर Ag अगर यहाँ चला जाए और K जहाँ चला जाए तो बच्चों क्या बनेगा, AgNO3 प्लस KCl बराबर, अगर Ag यहाँ चला जाएगा तो बच्चों बनेगा AgCl प्लस और K यहाँ चला जाएगा तो KNO3। तो बच्चों इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये दोनों, एक अभिकारक ये पूरा और ये दूसरा अभिकारक है, जिसमें दो अभिकारकों के, अब ये क्या है, परमाणु है Ag और K, ये परमाणु है या परमाणुओं के समूह भी बोल सकते हैं। अभिकारकों के परमाणु, आप चाहें तो परमाणुओं के समूह लिख सकते हैं, परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, आपस में विस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब ये बनते कैसे हैं तो बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ। Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2, ये अभिक्रिया कैसे होती है, Zn प्लस H2SO4, इनको मूलकों में तोड़ो। जिंक का मूलक होता है Zn+2, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का मूलक होता है H प्लस, और जो सल्फेट मूलक होता है SO4-2, ठीक है बच्चों। अब जब Zn यहाँ पर आएगा तो ये आपस में Zn+2 SO4-2 मिल जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। इस तरीके से बच्चों ये यौगिक बनते हैं ZnSO4। ऐसे यहाँ पर होता है AgNO3 प्लस KCl, तो Ag प्लस होता है और NO3 माइनस होता है, K प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जब Ag यहाँ जाएगा और K यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, K प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस, ये कैंसिल हो गए, इसीलिए बन गया KNO3 प्लस AgCl। ऐसी एक अभिक्रिया और होती है BaCl2 प्लस Na2SO4 इजिकल टू, अब ये कैसे बनेगा, तो Ba मूलक होता है +2 और क्लोरीन होता है Cl माइनस और Na होता है प्लस और सल्फेट होता है SO4 माइनस। ठीक है बच्चों, अब ये मिलेंगे तो क्या होगा, जब Va यहाँ पर आएगा तो Ba+2 और SO4-2 मिलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस। अब यहाँ पर Na यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो Na प्लस Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा तो NaCl, तो BaSO4 प्लस NaCl। तो ये नहीं है कि Ba यहाँ पर आ जाएगा, Na2 यहाँ पर आएगा तो Na2Cl2 बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, NaCl बनेगा। तो ये इस अभिक्रिया को भी और हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि BaCl2 प्लस Na2SO4 इजिकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। अच्छा बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं अगली अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र गति की अभिक्रिया या तीव्र एवं मंद गति की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, 4 अभिक्रियाएं बच्चों अब तक हम पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में अगली अभिक्रिया है मंद एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। जैसा कि बच्चों नाम से ही हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, तीव्र गति की अभिक्रिया या मंद गति की अभिक्रिया। तो बच्चों तीव्र गति की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया की गति कैसी है, तीव्र मतलब बहुत
तेजी से चल रही है। ऐसी अपक्रिया जो बहुत तेजी से चलती हैं तीव्र गति की अपक्रिया कहलाती हैं। और मंद गति की अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं। अगर बच्चों कोई अपक्रिया बहुत तेजी से चल रही है तो उसे पूरा होने में कम समय लगना चाहिए कि ज़्यादा? तो उसे पूरा होने में कम समय लगता है। और जो अपक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं उन्हें पूरा होने में बहुत ही अधिक समय लगता है। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं तीव्र गति की अपक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया। तो पहला प्रश्न तो यही है कि तीव्र गति की अपक्रिया क्या होती है, जो कि आपको भाषा में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही तेजी से होती हैं, जो बहुत ही तेजी से चलती हैं। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या है, ये बहुत ही तेजी से चलती हैं और ये जब बहुत ही तेजी से चलेंगी तो इन्हें पूरा होने में बहुत कम समय लगेगा। और जिन्हें पूरा होने में बहुत कम समय, कितना कम समय बच्चों? सेकंड से भी कम, लगभग 10 की घात -10 सेकंड, बहुत कम समय लगता है, तीव्र गति की अपक्रिया कहलाती है। तो बच्चों बिल्कुल सरल है लिखने के लिए। तीव्र गति की अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो बहुत ही तेजी से होती हैं और इन्हें पूरा होने में बहुत कम समय लगता है। अच्छा बच्चों, तो फिर हम दूसरी पढ़ेंगे, कौन सी अपक्रिया? मंद गति की अपक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अब कि मंद गति की अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अपक्रिया जो बच्चों बहुत ही धीमे धीमे चलती है और इन्हें पूरा होने में बहुत अधिक समय, जैसे कि घंटे, दिन, महीने, साल लगते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं और जिन्हें पूरा होने में बहुत अधिक समय, जैसे कि अपन लिख सकते हैं कोष्ठक में दिन, घंटे, महीने, साल, बहुत अधिक समय लगता है, मंद गति की अपक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये हो गई इनकी परिभाषा की बात। अब यहाँ से हम इनके उदाहरण को देखेंगे कि तीव्र गति की अपक्रिया का कौन सा उदाहरण होता है। तो बच्चों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच जो होने वाली अपक्रिया होती है वो बहुत ही तेजी से चलती है और तीव्र गति की अपक्रिया का उदाहरण होती है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया। तो बच्चों जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों एक अपक्रिया दो जगह काम में आएगी आपके। अगर किसी ने पूछी कि तीव्र गति की अपक्रिया का उदाहरण लिखिए तो भी आपको यही अपक्रिया लिखनी है, और किसी ने पूछा कि उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण लिखिए तो भी आपको यही लिखना है। तो
तो अच्छा ठीक है, पहले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अपक्रिया देखते हैं। तो पहले मैं प्रबल क्षार लिखता हूँ। प्रबल क्षार है NaOH और प्रबल अम्ल है HCl। क्षार की प्रकृति क्या होती है? ये OH आयन त्यागता है और हाइड्रोजन अम्ल जो होता है वो H+ आयन त्यागता है, और दोनों मिलकर H और OH दोनों मिलकर जल का अणु बनाते हैं, और NaCl आपस में मिलकर NaCl लवण मतलब नमक बनाती है। तो बच्चों ये अपक्रिया जो है NaOH + HCl बराबर NaCl + H2O, ये तीव्र गति की अपक्रिया का उदाहरण भी है, और बच्चों ये उदासीनीकरण अपक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अलावा एक अपक्रिया भी होती है कि प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया भी होती है। अगर हमें ऐसी अपक्रिया नहीं लिखनी है, सिर्फ भाषा लिखनी है, तो एक उदाहरण और लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ये अपक्रिया भी बहुत ही तेज गति से होती है। तो बच्चों ये इसका उदाहरण हो गया। अब आते हैं मंद गति के अपक्रिया के उदाहरण पर। तो आपने देखा होगा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों आपने देखा होगा कोई लोहे का नया किवाड़ वगैरह या कोई चीज़ लाते हैं, तो उसे लाते ही अपन जब लगाते हैं, या बाहर कोई खिड़की वगैरह होती है वो नहीं होती है, तो उसी दिन जंग नहीं लगती है, तो 1-2 महीने या 1-2 साल बाद उस पर जंग लग जाती है। तो इसे होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लोहे पे जंग लगने के लिए क्या चाहिए? लोहा, पानी और ऑक्सीजन। तो इसकी समीकरण है Fe लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी, ये तीनों चीज़ें होंगी बच्चों तभी जंग लगेगी, और तीनों मिलकर जंग बना देते हैं Fe2O3.3H2O। अब देखो बच्चों यहाँ पर Fe 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो चुकी है 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे, और H2O के आगे 6 लगा देंगे। तो बच्चों ये जंग का समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बच्चों मंद गति और तीव्र गति की अपक्रिया। आपको इनके उदाहरण भी याद रखने हैं और ऐसे कि समीकरण सहित उनको लिखना है। जैसे उसने पूछा कि तीव्र गति की अपक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा NaOH + HCl बराबर NaCl + H2O। उसने पूछा कि मंद गति की अपक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो आपको समीकरण लिखने पड़ेंगे, ना कि ये भाषा। 2Fe + 3O2 + 6H2O बराबर 2Fe2O3.3H2O। अगर उसने पूछा कि तीव्र गति की अपक्रिया किससे कहते हैं बच्चों, तो ये आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। मंद गति की अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भाषा लिखनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद अगर आपको ये सूत्र याद है, ये समीकरण याद है, तो आप इसे लिख देंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे।